नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडिशंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आज हम नेट का और असिस्टेंट प्रोफेसर जो विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित की जाती है संस्कृत विषय से, उसके प्रैक्टिस सेट 10 को लेकर आए हैं। ये हमारा आखिरी प्रैक्टिस सेट है। आप इन 10 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखिए, इसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न मिलने की संभावना है। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो बहुत नज़दीक है, तो अगर आप इन 10 प्रैक्टिस सेट को बार बार कई बार देखते हैं तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा और अंतिम रूप दे सकते हैं। तो मेरी आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखिए, मेरे वीडियो को सराहिए ताकि मैं आगे भी अच्छे-अच्छे वीडियो लाऊं। अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप सभी हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बहुत सारे अपने संस्कृत मित्रों तक इस वीडियो को पहुँचाइए ताकि हमारा चैनल भी आगे प्रगति की ओर अग्रसर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 10। तो प्रैक्टिस सेट 10 का पहला प्रश्न है, अदातम रूप है। तो अदातम रूप जो है लुंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का है। अदातम रूप दा धातु लुंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। लुंग लकार का रूप इस प्रकार चलता है, अदात अदाताम अदुह, अदा अदातम अदात, अदाम अदाव अदाम। अगला प्रश्न है, नह पदस्य प्रतिपादिक रूपम अस्ति। तो इसका आंसर होगा अस्मद। न पद का प्रतिपादिक अस्मद है। द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी विभक्तियों में इसके रूप इस प्रकार चलते हैं, मा नौ नह, मे नौ नह, मे नौ नह। अगला प्रश्न है, गार्गायणी इति पदे प्रत्यय वर्तते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में आता है। नीश सर्वप्रथम गर्गादिभ्यो यच सूत्र से गर्ग से यच प्रत्यय की प्राप्ति हुई। अब तद्वितेश्व चामादे वृद्धि सूत्र से आदि स्वर की वृद्धि होकर गार्ग धन यच बराबर गार्ग्य बना। अब गार्ग से प्राचाम श्वः तद्धति सूत्र से श्वः प्रत्यय होकर गार्ग धन श्वः हुआ। श्वः में फ शेष बचता है, फ को आयन होकर गार्ग धन आयन हुआ। अब सिद्ध गौरादिभ्यश्च सूत्र से स्त्रीत्व की विवक्षा में नीश प्रत्यय होकर गार्ग धन आयन धन नीश हुआ। वर्ण सम्मेलन करके गार्गायणी बना। अगला प्रश्न है, आलयः निर्मितः रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें होगा मासेन। मासेन आलयः निर्मितः। इस वाक्य में रिक्त स्थान में अपवर्गीय तृतीया सूत्र से मासेन होगा। मासेन आलयः निर्मितः, एक मास में घर बना लिया। यहाँ पर अपवर्गीय तृतीया सूत्र से मास में तृतीया विभक्ति हुई है। कोई कार्य कुछ समय के लिए लगातार हो और उसका फल प्राप्त हो जाए तो अपवर्गीय तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है, वृद्धो जनो दुख शतानि भुंक्ते इत्यत्रात्मने पद विषायकम सूत्रम किम। तो इसका आंसर है भुजो अनवने। वृद्धो जनो दुख शतानि भुंक्ते इत्यत्र आत्मने पद विधायकम सूत्रम भुजो अनवने अस्ति। अर्थात वृद्धो जनो दुख शतानि भुंक्ते, इस वाक्य में आत्मने पद विधायक सूत्र भुजो अनवने है। अगला प्रश्न है, कर्तृकर्म द्वारा क्रियाजनकत्वे सति आश्रय निष्ठा दृश्यातानि निरूपित विधेयतावत्वमिति लक्षणम वर्तते। तो इसका आंसर होगा अधिकरणस्य। कर्तृकर्म द्वारा क्रियाजनकत्वे सति आश्रय निष्ठोद्देश्य तनिरूपित विधेयतावत्मिति लक्षणम
अधिकरणस्य वर्तते। कर्ता तथा कर्म के द्वारा उन कर्ता और कर्म में रहने वाली क्रिया का आधारभूत कारक अधिकरण संज्ञक होता है। जिससे क्रिया रहती या होती है वह आधार है। किसी धातु के अर्थ को व्याकरण की परिभाषा के अनुसार क्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नीलोत्पलम इत्यत्र नपुंसकत्वम केन सूत्रेण भवति। तो इसका आंसर होगा परवलिंग द्वंद्व तत्पुरुषयो। नीलोत्पलम यहाँ नपुंसक लिंग का ग्रहण परवलिंग द्वंद्व तत्पुरुषयो सूत्र से हुआ है, अर्थात द्वंद्व और तत्पुरुष समास में लिंग पर बाद वाले के समान होता है। अगला प्रश्न है, अब्राह्मण में कौन सा समास है। तो अब्राह्मण में तत्पुरुष समास है। इसमें नच तत्पुरुष है। नलो पे नच सूत्र का भावार्थ होगा यह न व्यंजन के पूर्व अ में और स्वर के पूर्व अन में बदल जाता है। यथा न ब्राह्मण बराबर अब्राह्मण, ऐसा मनुष्य जो ब्राह्मण न हो। अगला प्रश्न है, परार्थाभिधानम वृत्तिरिति वृत्ति लक्षणम कस्मिन् प्रयोगे न वर्तते। तो इसका आंसर होगा विद्यते। परार्थाभिधानम वृत्ति इति वृत्ति लक्षणम विद्यते, प्रयोग न प्रवर्तते, अर्थात परार्थाभिधान वृत्ति इस परिभाषा के आधार पर वृत्ति का लक्षण विद्यते पद में घटित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, यशस्कम का संधि विच्छेद है। यशः धनकम। विसर्जनीयस्य सह सूत्र के अनुसार विसर्ग के पश्चात खर प्रत्याहार के किसी वर्ण के आने पर विसर्ग के स्थान पर स आदेश होता है। यहाँ पर यशः धनकम में विसर्ग के उपरांत आया हुआ क वर्ण खर प्रत्याहार का है, अतः विसर्ग को स आदेश होकर यशस्कम रूप बना। अगला प्रश्न है, शिवो अर्च्य का संधि विच्छेद है। शिवस धन अर्च्य। शिवस धन अर्च्य में ससजुसो रू सूत्र से शिवस के स को रू होकर शिव रू धन अर्च्य बना। अब अतो रोर प्लुताद प्लुते सूत्र से रू को ऊ होकर शिव ऊ धन अर्च्य बना। अब आदगुढ़ सूत्र से गुड़ हो एवं एंग पदांता दति सूत्र से पुरुरूप होकर शिवो अर्च्य बना। अगला प्रश्न है, हलन्त्यमित्यत्र अन्योन्याश्रय दोष परिहाराय भट्टोजी दीक्षितेन कः पक्षः स्वीकृतम। तो इसका आंसर होगा आवृत्ति। अन्योन्याश्रय दोष का परिहार, इसी दोष के निवारण के लिए भट्टोजी दीक्षित ने एक सरल उपाय अपनाया है, वह है हलन्त्यम सूत्र की आवृत्ति। प्रथम सूत्र में केवल 14वें सूत्र हल के अंत्य वर्ण लकार की संज्ञा की जाती है। कौमुदी में पठित प्रथम सूत्र ही आवृत्ति सूत्र है। द्वितीय हलन्त्यम सूत्र अत्यंत सर्वत्र हल प्रत्याहारस्य माहेश्वर सूत्र का जो अंत्य वर्ण लकार है उसकी इत संज्ञा हो, इतने ही अर्थ से लकार की संज्ञा करने पर आदि रंतेन संहिता की प्रवृत्ति हो जाएगी और एक हल प्रत्याहार बन जाएगा, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, स्वादि पंच प्रत्ययानाम संज्ञा भवति। तो इसका आंसर है सर्वनाम स्थानम। स्वादि पंच प्रत्ययानाम सर्वस्थान संज्ञा भवति, अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के आगे लगने वाले सुट, सु औ जस अम औट ये 5 विभक्ति प्रत्यय सर्वनाम स्थान कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य मते कृषि पाशुपाल्य वाणिज्य इति विषया सन्ति। तो इसका आंसर है वार्तायाः। कौटिल्य मते कृषि पाशुपाल्य वाणिज्य इति वार्तायाः विषया सन्ति, अर्थात कृषि पशुपालन और व्यापार ये वार्ता विद्या के विषय हैं। यह विद्या धान्य पशु हिरण्य ताम्र आदि खनिज पदार्थ और नौकर चाकर आदि को देने वाली परम उपकारिणी है। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य स्मृत्यो व्यवहार अध्याय कतमो अस्ति। तो इसका आंसर है द्वितीय। याज्ञवल्क्य स्मृति के द्वितीय अध्याय का नाम व्यवहार अध्याय है। अगला प्रश्न है, विभागम चेत पिता कुर्यादीक्षया विभजेत सुतान इति कस्य ग्रंथस्य वचनम अस्ति। तो इसका आंसर है याज्ञवल्क्य स्मृत्या।
विभागः चेत्पिता कुर्यादीक्षाया विभजेत सुतान इति याज्ञवल्क्य स्मृत्या वचनम अस्ति, अर्थात यह याज्ञवल्क्य स्मृति का वचन है। कौटिल्य अनुसारम जीवित भर्तरि मृतायाः अपुत्रायाः स्त्रीधनम विभजेरन। कौटिल्य के अनुसार पति के जीवित रहने एवं पुत्र के मरणोपरांत स्त्री धन पुत्री को दे दिया जाना चाहिए, अर्थात जिस दंपति का पुत्र जीवित न हो ऐसे दंपति का धन पुत्री को दे दिया जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा दुही तरह। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ आश्रय कह प्रोक्त। तो इसका आंसर होगा गृहस्थाश्रम। भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थाश्रम प्रोक्त। भारतीय संस्कृति में 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों में श्रेष्ठ है। भारतीय मनीषियों ने इसे सभी आश्रमों का प्रवेश द्वार कहा है। अगला प्रश्न है, शाब्दी भावनायाः कति अंशा भवन्ति साध्यादि भेदेन। तो इसका आंसर होगा त्रय। शाब्दी भावनायाः त्रयः अंशा भवन्ति, अर्थात शाब्दी भावना में 3 अंश होते हैं, साध्य, साधन, इति कर्तव्यता। इन अंशों का स्वरूप इस प्रकार है, किम साधयेत, क्या किया जाए, केन भावयेत, किससे किया जाए, कथम भावयेत, कैसे किया जाए। अगला प्रश्न है, एक पदागमा विद्यायुक्ता भवति। तो इसका आंसर है प्रणव रूपेण। सत्या विशुद्धा स्तोत्रोक्ता विद्यैवैक पदागमा युक्ता प्रणवरूपेण सर्ववादा विरोधिनी। तात्पर्य यह है कि जो यह व्याकरण विद्या सभी वाद प्रवादों का अविरोधी तत्व के रूप में वर्णन किया गया है वह प्रणव ओंकार स्वरूप से युक्त है। अगला प्रश्न है, अथर्ववेदेन सह संबद्ध ब्राह्मण ग्रंथो अस्ति। तो इसका आंसर है गोपथ। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। गोपथ ब्राह्मण पैपलाद शाखा से संबद्ध है। गोपथ ब्राह्मण 2 भागों में विभक्त है। पूर्व भाग 5 प्रपाठक और 135 कांडिकाएं और उत्तर भाग में 6 प्रपाठक 123 कांडिकाएं। अगला प्रश्न है, केनोपनिषद केन ब्राह्मण ग्रंथेन संबद्ध। तो इसका आंसर होगा तवलकार ब्राह्मणेन। केनोपनिषद तवलकार ब्राह्मण से संबंधित है। सामवेद की 3 शाखाएं हैं। तवलकार ब्राह्मण का संबंध जैमिनी शाखा से है। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु ऐतिहासिक महाकाव्यमस्ति। विक्रमांक देवचरित। विक्रमांक देवचरितम महाकवि बिल्हड़ का ऐतिहासिक महाकाव्य है जो 18 सर्गों में विभक्त है। इस ग्रंथ का समय 1088 ईस्वी के पूर्व 1085 के लगभग माना जाता है। इस महाकाव्य की प्राप्ति का श्रेय डॉक्टर व्यूलर को है। इस महाकाव्य में राजा विक्रमादित्य षष्ठ के पिता आहवमल्ल की मृत्यु, राजकुमारी चंद्रलेखा से विवाह, चोलों की पराजय आदि घटनाओं का उल्लेख है। विल्हड़ वैदर्भी रीति के कवि हैं। इनकी कविता में प्रसाद, माधुर्य और मनोज्ञता है। अगला प्रश्न है, प्रचुर आयुर्वेदिक सामग्री किस वेद में है। तो इसका आंसर है अथर्ववेद में। आयुर्वेदिक सामग्री का वर्णन अथर्ववेद में प्राप्त होता है क्योंकि अथर्ववेद में इहलौकिक विषयों का अधिकाधिक वर्णन है। यह एक प्रकार से लौकिक वेद ही है। कठोपनिषद में श्रृंखला का अर्थ है। तो कठोपनिषद में श्रृंखला का अर्थ है अकुत्सित कर्ममयी गति। अकुत्सित कर्ममयी गति को कठोपनिषद में श्रृंखला कहा जाता है, अर्थात श्रृंखला बराबर अकुत्सित कर्ममयी गति। यस्य सुषमा द्रोदसी अभ्यसेताम अस्मिन् मंत्रासे सुषमात् पदस्य अर्थो निर्धायताम। तो इसका आंसर होगा फोर वाला यानी ए और सी, बलात् और पराक्रमात्। यस्य सुषमात् द्रोदसी अभ्यसेताम, इस मंत्र में सुषमात् पद का अर्थ बलात् और पराक्रमात् है। भाष्यकार सायर ने सुषमात् पद का अर्थ शरीर से और बल से माना है, जबकि मैकडॉनल्ड ने इस पद का अर्थ प्रचंड से तथा पराक्रम से माना है। अगला प्रश्न है, तस्मादृचः साम यजुषी दीक्षा पंक्तिरियं कुत्र प्राप्यते।
तो ये पंक्ति प्राप्त होती है मुंडकोपनिषद में। तस्मादृचः शाम यजुषि दीक्षा इयं पंक्ति मुंडकोपनिषदि प्राप्यते। मुंडकोपनिषद अथर्ववेदी उपनिषद है। यह मंडित अर्थात सन्यासियों के लिए विचरित हुई है। अगला प्रश्न है, जैकोबी महोदयस्य मतानुसारम ऋग्वेदस्य रचना जाता 2500 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, वैदिक संस्कृतस्य प्राचीनतम रूपम कुत्र लभ्यते। तो इसका आंसर होगा ऋग्वेदे। वैदिक संस्कृत से प्राचीनतम रूपम ऋग्वेदे लभ्यते। ऋग्वेद में वैदिक संस्कृत का प्राचीनतम रूप देखने को मिलता है। रामायण, महाभारत, पुराण ये सब लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, लुंग लंग लिट लकाराणाम व्यर्थक प्रयोगो दृश्यते। तो इसका आंसर होगा वैदिक संस्कृत है। लुंग लिट तथा लंग लकारों का प्रयोग बहुधा वैदिक संस्कृत में मिलता है। संस्कृत में 10 लकारों का प्रयोग मिलता है। इन तीनों लकारों के अलावा लेट लकार का प्रयोग भी वैदिक संस्कृत में पाया जाता है। पाली भाषा प्राचीन काल की भाषा है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम प्राप्त होता है। तदुपरांत प्राकृत और बाद में संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, अस्य विकृत पाठेषु समावेशः नास्ति। तो इसका आंसर होगा पद पाठस्य। विकृत पाठेषु पद पाठस्य समावेशः नास्ति। विकृत पाठ में पद पाठ का समावेश नहीं है। वेद मंत्रों का सस्वर पाठ पद पाठ कहा जाता है। वेद के संहिता पाठ की परंपरा के अनुसार स्वर वर्णों की संधि का विच्छेद करके वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ पद पाठ कहा जाता है। स्वर के संबंध के अनुसार पद के 11 प्रकार होते हैं। शिक्षा ग्रंथों में कहा गया है, नव पद शय्या एका 10 पद भक्त्या। वेद मंत्रों का पद पाठ पुण्य पदा सरस्वती देव नदी का स्वरूप है। पद पाठ करने से सरस्वती के स्नान का फल प्राप्त होता है। पद मुक्ता सरस्वती याज्ञवल्क्य शिक्षा। अगला प्रश्न है, अस्तो माँ असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय सूक्ति वाक्यम अस्ति। तो ये है बृहदारण्यकोपनिषद से। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय बृहदारण्यकोपनिषद सूक्ति वाक्यम अस्ति। असत से हम सत की ओर तथा अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलें। यह बृहदारण्यकोपनिषद का सूक्ति परक वाक्य है। बृहदारण्यकोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा एक उपनिषद है। उपनिषदों में सर्वाधिक बृहदाकार इसके 6 अध्याय, 47 ब्राह्मण और प्रलंबित 435 पदों का शांति पाठ ओम पूर्णमदः इत्यादि है और ब्रह्म इसकी संप्रदाय परंपरा के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है, आरण्य ग्रंथानाम एकम विशिष्टम प्रतिपाद्य विषयम अस्ति। तो इसका आंसर होगा प्राण विद्याय महत्वम। आरण्य ग्रंथा नाम एक विशिष्ट प्रतिपाद्य विषयम प्राण विद्याय महत्वम अस्ति। अर्थात आरण्यक ग्रंथों का एक विशिष्ट प्रतिपाद्य विषय प्राण विद्या का महत्व है। ऐतरेय आरण्यक में प्राण विद्या का वर्णन है। इस आरण्यक का संबंध ऋग्वेद से है। इस वेद के 2 आरण्यक हैं, ऐतरेय आरण्यक और कौशितकी आरण्यक या शंखायन आरण्यक। अगला प्रश्न है, श्रेय प्रेयो विवेचनम विस्तरणम कस्याम उपनिषदम कृतम। तो इसका आंसर है कठोपनिषद। अर्थात श्रेय और प्रेय का विस्तार से विवेचन कठोपनिषद में किया गया है। अगला प्रश्न है, शब्दस्य प्रत्यक्षे इंद्रियार्थ सन्निकर्षो भवति। तो इसका आंसर है समवायः। शब्दस्य प्रत्यक्षे समवायः इंद्रियार्थ सन्निकर्षो भवति। अर्थात शब्द के प्रत्यक्ष में समवाय इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है। जब श्रोत कान से शब्द का ग्रहण होता है तब श्रोत इंद्रिय होता है, शब्द अर्थ होता है और शब्द के साथ स्रोत का समवाय सन्निकर्ष होता है। क्योंकि कान के मध्य भाग में स्थित आकाश ही स्रोत कहा जाता है, अतः स्रोत आकाश स्वरूप है और शब्द आकाश का गुण है। गुण और गुड़ी के बीच समवाय संबंध होता है। स्याद्वाद सिद्धांतो अस्ति जैन दर्शनस्य। स्याद्वाद जैन दर्शन का सिद्धांत है। स्याद्वाद या अनेकांतवाद या सप्तभंगी का सिद्धांत जैन दर्शन में मान्य सिद्धांतों में से एक है। स्याद्वाद का अर्थ सापेक्षतावाद होता है। यह जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का सापेक्षित सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, सांख्यकारी का मतेन प्रमाणानाम संख्या अस्ति। तो इसका आंसर होगा 3।
सांख्य कारिका के अनुसार प्रमाणों की संख्या 3 है। प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्त, वाक्य या शब्द। प्रत्यक्ष विषय के साथ जुड़ी हुई अर्थ सन्निकृष्ट इंद्रिय पर आधारित जो बुद्धि व्यापारात्मक ज्ञान है। दूसरा है अनुमान, व्याप्य व्यापक भाव तथा पक्ष धर्मता के ज्ञान पूर्वक जो ज्ञान होता है। और तीसरा है आप्त वाक्य, समीचीन चीन दोषहीन वाक्य से उत्पन्न होने वाला वाक्यार्थ का ज्ञान। अगला प्रश्न है, अयम घटः इति कीदृग ज्ञानमस्ति। तो इसका आंसर होगा सविकल्पकम। अयम घटः इति सविकल्पम ज्ञानमस्ति। अयम घटः यह सविकल्पक ज्ञान है। साक्षात्कार कराने वाली प्रमा का करण प्रत्यक्ष कहलाता है और साक्षात्कार करने वाली प्रमा वह है जो इंद्रिय से उत्पन्न होती है। सविकल्पक तथा निर्विकल्पक भेद से वह दो प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है, उत्क्षेपणम किमस्ति। तो इसका आंसर होगा कर्म। उत्क्षेपणम कर्म अस्ति अर्थात उत्क्षेपण कर्म के अंतर्गत आता है। 5 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। अगला प्रश्न है, सांख्य मत में अंतःकरण है। तो सांख्य मत में अंतःकरण त्रिविध है, बुद्धि, अहंकार और मन। इसके अलावा 10 बाह्य कारणों का भी उल्लेख है। अगला प्रश्न है, भगवत गीता के 2वें अध्याय में योग का लक्षण है, क्या है? कर्म में कुशलता। भगवत गीता के 2वें अध्याय सांख्य योग में योग का लक्षण कर्म में कुशलता बताया गया है। अगला प्रश्न है, वेदांत दर्शनानुसारम जगतः प्रपंचः किम कथ्यते। तो इसका आंसर होगा विवर्तः। वेदांत दर्शन के अनुसार जगतः प्रपंचः विवर्तः कथ्यते अर्थात वेदांत दर्शन के अनुसार जगत का प्रपंच विवर्त कहलाता है। विवर्तवाद वह प्रक्रिया है जब कोई वस्तु अपने वास्तविक स्वरूप का परित्याग न करते हुए अपने सदृश किसी अन्य वस्तु के रूप में परिभाषित होने लगती है। जैसे रस्सी अपने यथार्थ रूप का परित्याग न करते हुए भी सर्प की मिथ्या प्रतीति करवाने लगती है, यही विवर्तवाद है। अतत्तो अन्यथा प्रथा विवर्तः इत्युदीरितः। अगला प्रश्न है, संघात परर्थत्वादित्येन कस्य सिद्धिर्भवति। तो इसका आंसर है पुरुषस्य। संघात परर्थत्वादित्येन पुरुषस्य सिद्धिर्भवति। पुरुष की सत्ता की सिद्धि संघात परर्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यादिष्टनात् पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च। संघात परर्थत्वात् संघातों का दूसरों के लिए होना, त्रिगुणादि विपर्यात त्रिगुणादि से विपरीत स्वभाव वाला होने से, अधिष्ठानात त्रिगुण समूह का अधिष्ठाता होने से, भोक्तृभावात भोग्य एवं भोक्ता भाव से, कैवल्यार्थ प्रवृत्ति मोक्ष के लिए प्रवृत्त देखे जाने से। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांतानुसारम सूक्ष्म शरीर से अवयवा संति। अद्वैत वेदांत के अनुसार 17 अवयवों से युक्त सूक्ष्म शरीर को ही लिंग शरीर भी कहते हैं। ये 17 अवयव से युक्त है, तो इसका आंसर होगा सप्तदश। 5 ज्ञानेन्द्रियां स्रोत, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण। 5 कर्मेंद्रियां वाक, पाड़ी, पाद, पायु, उपस्थ। 5 प्राणवायु, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। इसके अतिरिक्त बुद्धि एवं मन, इन 17 अवयवों से मिलकर ही सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत स्वीक्रियते। प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत बौद्ध दर्शन का है। यह बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है। यह बौद्ध दर्शन का कार्य कारण सिद्धांत है। इसके अनुसार जीवन और जगत की प्रत्येक घटना कार्य कारण पर निर्भर है। प्राणियों के लिए इसका अर्थ है कर्म एवं विपाक के अनुसार अनंत संसार का चक्र, क्योंकि सब कुछ अनित्य और अनात्म होता है, कुछ भी सच में विद्यमान नहीं है। अगला प्रश्न है, योग दर्शनानुसारम प्रमाणानि संति। तो इसका आंसर होगा त्रीणि। योग दर्शनानुसारम त्रीणि प्रमाणानि संति। योग दर्शन के अनुसार 3 प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। योग दर्शन 6 आस्तिक दर्शनों षड दर्शन में से एक है। इसके प्रणेता पतंजलि मुनि हैं। यह सांख्य दर्शन के पूरक दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है। इस दर्शन का प्रमुख लक्ष्य मनुष्य को वह मार्ग दिखाना है जिस पर चलकर वह जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सके। अगला प्रश्न है, योग सूत्रानुसारम ईश्वरस्य वाचकः अस्ति। तो इसका आंसर होगा प्रणवः।
योग सूत्रानुसारम ईश्वरस्य वाचकः प्रणवः अस्ति, अर्थात योग सूत्र के अनुसार ईश्वर का वाचक प्रणव है, प्रणव ईश्वर ओम। अगला प्रश्न है लघु प्रकाशक चेति द्वे वैशिष्ट्ये स्तः। तो इसका आंसर होगा सत्व गुणे। लघु प्रकाश कच्चेति द्वे वैशिष्ट्ये स्तः सत्व गुणे, अर्थात सत्व लघु प्रकाशकम इष्टम, सत्व गुण ही लघु हल्का और प्रकाशमान माना गया है। सत्वम लघु प्रकाशकमिष्ट मुपष्टभकम चलम च रजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थ तो वृत्ति। सांख्याचार्यों के अनुसार केवल सत्व गुण ही लघु हल्का और प्रकाशमान माना गया है। रजोगुण चल सक्रिय प्रवृत्तिशील और उपभष्टक माना गया है तथा तमोगुण भारी और आवरण नियमन करने वाला माना गया है। अगला प्रश्न है कस्मात् कारणात् स्थल इति शब्दस्य थल इति उच्चारणं क्रियते। तो इसका आंसर होगा आदिलोपस्य। कस्मात् कारणात् स्थल इति शब्दस्य थल इति उच्चारणम आदिलोपस्य क्रियते, अर्थात कभी कभी मुख सुख प्रयत्न लाघव या चारण में शीघ्रता स्वराघात आदि के कारण कुछ ध्वनियों का लोप हो जाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, स्वर लोप, व्यंजन लोप, अक्षर लोप। आदि, मध्य और अंत ये भी तीन प्रकार का होता है। आदि लोप का उदाहरण है अनाज से नाज, स्थल का थल। अगला प्रश्न है यो हे हो वाद प्रसंग। यो हे हो वाद किस प्रसंग में आया है? तो इसका आंसर होगा भाषा का उद्भव। यो हे हो वाद इसका वर्णन भाषा का उद्भव नामक प्रसंग में किया गया है। भाषा विज्ञान में यो हे हो वाद के विषय में विस्तृत विवेचन है। अगला प्रश्न है अपभ्रंश है। अपभ्रंश क्या है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीयों के द्वारा बोली जाने वाली आर्य भाषा है। सबसे पहले पाली भाषा का विकास हुआ, तत्पश्चात प्राकृत भाषा में संस्कृत, संस्कृत के बाद अपभ्रंश, इसके बाद अवहट्ट तथा सबसे अंत में हिंदी भाषा का विकास हुआ। इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी। आगे है भाषा विज्ञान दृष्टया वाचः स्वरूपम कीदृशः। तो इसका आंसर है अस्थायी। भाषा विज्ञान भाषा के अध्ययन की वह शाखा है जिसमें भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप, विकास आदि का वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। भाषा विज्ञान भाषा के स्वरूप, अर्थ और संदर्भ का विश्लेषण करता है। भाषा के दस्तावेजीकरण और विवेचन का सबसे प्राचीन कार्य महान भारतीय वैयाकरण पाणिनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी में किया। भाषा विज्ञान के अध्येता भाषा विज्ञानी कहलाते हैं। भाषा विज्ञान व्याकरण से भिन्न है। व्याकरण में किसी भाषा का कार्यात्मक अध्ययन किया जाता है, जबकि भाषा विज्ञान इसके आगे जाकर भाषा का अत्यंत व्यापक अध्ययन करता है। अध्ययन के अनेकों विषयों में से आजकल भाषा विज्ञान को भाषा ही जानकर उसका वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अतः भाषा विज्ञान की दृष्टि से वाणी का स्वरूप अस्थायी होता है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध ध्वनि नियमेषु अर्वाचीन मतो अपि। तो इसका आंसर होगा वर्नर नियम। प्रसिद्ध ध्वनि नियमेषु अर्वाचीन मतो वर्नर नियम अस्ति। प्रसिद्ध ध्वनि नियमों ग्रीम ग्रासमान वर्नर में वर्नर का नियम अर्वाचीन आधुनिक है। ग्रीम का है 1785 से 1863 जर्मन भाषा शास्त्री। ग्रासमान का है 1809 से 1887 जर्मन भाषा शास्त्री। वर्नर का है 1886 से 1896 जर्मन भाषा शास्त्री। इनका पूरा नाम कार्ल वर्नर है। इन्होंने भी ग्रासमान की तरह ग्रीम के नियमों में संशोधन किए। इनके अनुसार मूल भारतीय भाषा के शब्दों के क त प को जार्मनिक भाषाओं में ख थ फ तभी होता है जब मूल भाषा में अव्यहित पूर्व कोई उदात्त स्वर होता है। यदि उदात्त स्वर क त प के बाद होगा तो इनके स्थान पर क्रमशः ग द ब होते हैं। अगला प्रश्न है पूर्व प्रत्यय प्रधान भाषा का। तो इसका आंसर होगा बांटू। बांटू परिवार सुदूर दक्षिण पश्चिमी भाग को छोड़कर लगभग सारे दक्षिण अफ्रीका में इस परिवार की भाषाएं बोली जाती है। बांटू जो है वो प्रत्यय प्रधान भाषा है। अगला प्रश्न है पतंजलेरनुसारम व्याकरण अध्ययनस्य मुख्य प्रयोजनानि सन्ति। तो इसका आंसर होगा पंच।
पतंजलि के अनुसार व्याकरण अध्ययन के 5 मुख्य प्रयोजन हैं, जो इस प्रकार है: रक्षा, उह, आगम, लघु, असंदेह। रक्षो हागम लघ्व संदेहा प्रयोजनम। अगला प्रश्न है, व्यास भाष्यकारः कति आसनानां वर्णनम कृतवान। तो इसका आंसर होगा त्रयोदशानाम। भाष्यकार पतंजलि ने अष्टांग योग साधन का उपदेश दिया। उनके नाम इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आसन चित्त को स्थिर रखने वाले तथा सुख देने वाले बैठने के प्रकार को आसन कहते हैं। अगला प्रश्न है, सह स बाल आसीद वपुषा चतुर्भुजो मुखेन पूर्णेन्दु निर्भिस्त्रिलोचनम इति शिशुपालवधस्य पद्यांशः केन संबद्धः? शिशुपालेन। महाकवि माघ की कृति शिशुपाल वध महाकाव्य की कथा का स्रोत महाभारत का सभा पर्व है। यह 20 सर्गों का महाकाव्य है। इसके प्रथम सर्ग के 70वें श्लोक में शिशुपाल का वर्णन है कि वह शिशुपाल बाल्यावस्था में 4 भुजाओं वाला, मुख से पूर्ण चंद्र के समान तथा 3 नेत्रों वाला था। अगला प्रश्न है, हेतु रूप क्रियाया प्रतिषेधे अपि तत्फल प्रकाशनम भवति। विभावना। हेतु रूप क्रियाया प्रतिषेधे अपि तत्फल प्रकाशनम विभावना अस्ति। हेतु रूप क्रिया का प्रतिषेध होने पर भी उसके फल अर्थात कार्य का प्रकाशन करना विभावना है। उदाहरण है, कुसुमित लता भीरहता अप्यधत रुजमली कुलैर दष्टा अपि परिवर्तने स्म नलिनी त्रहरि भीर लोलिग अप्यगुणता। पुष्पित लताओं से तड़ित न की हुई भी वह वेदना का अनुभव करती थी। भ्रमण गणों से न काटी गई भी वह लोटपोट होती थी। कमलिनी युक्त लहरों से चालित न की गई भी वह चक्कर खाती थी। अगला प्रश्न है, साहित्य दर्पणानुसारम महाकाव्य नायकः स्यात्। तो इसका आंसर होगा धीरोदात्तः। साहित्य दर्पण के अनुसार महाकाव्य नायकः धीरोदात्तः स्यात्। 10 रूपक में धीरोदात्त का यह लक्षण दिया गया है: महासत्तो अति गंभीरः, क्षमावान विकथनः, स्थिरो निगूढ़ अहंकारो, धीरोदात्तो दृढ़वतः। धीरोदात्त नायक शोक क्रोधादि से रहित, अंतःकरण वाला, अति गंभीर, क्षमाशील, अपनी प्रशंसा न करने वाला, स्थिर चित्त वाला, विनम्रता आदि गुणों से अपने अहंकार को छिपाए रखने वाला तथा स्वीकृत बातों का निर्वाह करने वाला नायक धीरोदात्त कहलाता है। अभिहितान्यवादी आचार्य कह। तो इसका आंसर है कुमारिल। अभिहितान्यवादी आचार्य कुमारिल भट्ट हैं और अन्विताभिधानवादी आचार्य प्रभाकर मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, काव्य भेदेषु उत्तमोत्तमः काव्य भेदः कस्य आचार्य से अभिमतः। तो इसका आंसर है पंडित राज जगन्नाथ से। पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य के 4 भेद भी स्वीकार किए हैं: उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम, अध्यम। काव्य भेदेषु उत्तमोत्तम काव्य भेदः पंडित राज जगन्नाथ आचार्य से अभिमतः। अगला है, ताल लयाश्रितम भवति। तो इसका आंसर होगा नृत्यम। ताल लयाश्रितम नृत्यम भवति। ताल और लय पर आश्रित अंग संचालन नृत्य कहलाता है। तमर्थम वलंबन्ते यो अंगिन ते स्मृता अत्र रिक्त स्थाने योग्य पदम किम। गुणा। तमर्थम अवलंबन्ते ये अंगिनम ते गुणा स्मृता अलंपूर्वकात् डुकृच धातो अलंक्रिय ते अनेनेन अलंकरोति, अर्थात अलंकार शब्द की उत्पत्ति अलम धन कृच धन घई से हुई। उपयुक्त तमर्थम अवलंबते स्मृता यह काल गुण को परिभाषित करता है। ये रस के अपकर्षक भी होते हैं। उदाहरण, प्रश्न पंक्ति में कहा गया है कि जिस प्रकार कमलिनी के शरीर के आभूषण उसके कुंडल आदि अलंकरण का काम करते हैं, उसी प्रकार काव्य में शब्दार्थ बोधक गुण भी अलंकरण का काम करते हैं। अगला प्रश्न है, लोक सिद्धम भवेत सिद्धम नाट्यम लोक स्वभावजम केन उक्तम। तो इसका आंसर होगा भरतेन। आचार्य भरत नाट्य प्रयोग में लोक को ही प्रमाण मानते हैं। जो लोक में इष्ट है वही काव्य के लिए भी उचित है। लोक सिद्धम भवेत सिद्धम नाट्य लोक स्वभावजम तस्मान् नाट्य प्रयोगेषु प्रमाणम लोक इष्यते।
अगला प्रश्न है अधोलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक महाकाव्य है? तो इसमें ऐतिहासिक काव्य है विक्रमांक देवचरित। कवि बिल्हड़ रचित विक्रमांक देवचरित 18 सर्गों में विभक्त एक ऐतिहासिक महाकाव्य है। इस महाकाव्य में कल्याणपुर के चालुक्य वंशीय राजा विक्रमादित्य षष्ठ एवं राजकुमारी चंदल देवी चंद्रलेखा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम पंचतंत्र का संपादन किस विदेशी विद्वान द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है हर्टेल। हर्टेल नामक विदेशी विद्वान के द्वारा पंचतंत्र का सर्वप्रथम संपादन किया गया। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है तथा इसका रचनाकाल 300 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अगला प्रश्न है कुथेन नागेंद्र मिवेंद्र वाहनम इति उपमा सूचकेन वाक्येन शिशुपालवधे लक्षितम। तो इसका आंसर है नारद। कुथेन नागेंद्र मिवेंद्र वाहनम इस उपमा सूचक वाक्य के द्वारा शिशुपाल में नारद मुनि को लक्षित किया गया है, जिसमें नारद मुनि की उपमा इंद्र वाहन ऐरावत से की गई है। अगला प्रश्न है मुख्य संधे अंगानी संति। तो इसका आंसर होगा 12। मुख्य संधि के 12 अंग हैं उपक्षेप परिकर परिन्यास विलोभन मुक्ति प्राप्ति समाधान विधान परिभावना उद्भेद भेद और करण। अगला प्रश्न है सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ते किसकी उक्ति है? तो ये जो है भर्तृहरि की है। भर्तृहरि ने अपने मुक्तक काव्य नीति शतकम में बताते हैं कि सभी गुण कांचन सोने का ही आश्रय लेते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न त्रिभुवन प्रसव भूमिरी विस्तीर्णा विशेषण किसके लिए प्रयुक्त है? तो ये विशेषण विदिशा के लिए प्रयुक्त है। त्रिभुवन प्रसव भूमिरी विस्तरणा विशेषण महाकवि बाणभट्ट कृत कादंबरी में उल्लिखित विदिशा के लिए प्रयुक्त हुआ है। कवि कहता है आकाश पाताल एवं पृथ्वी की उत्पत्ति स्थली से प्रतीत होने वाली विदिशा नाम की नगरी राजा सुद्रक की राजधानी थी। तो मित्रों इस प्रकार हमारा नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रैक्टिस सेट 10 भी यहीं समाप्त होता है। ये सारे प्रैक्टिस सेट आप ध्यान से सुनिएगा और इसको बार बार सुनिएगा, निश्चित ही आपको इसमें से प्रश्न मिल जाएंगे। अगर आप मेरे पहले के वीडियोस को देखोगे, चाहे टीजीटी के हो चाहे पीजीटी के हो चाहे जूनियर एडिट के हो, उसमें से आपको 70 से 80 प्रश्न पेपर में से ही मिल गए हैं। तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए, ध्यान से देखिए। लास्ट में जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको ये अनुभव होगा कि हमें प्रैक्टिस सेट में से बहुत सारे प्रश्न मिल गए। और सबसे बड़ी बात कि मैंने कोशिश किया है कि इसको व्याख्या के माध्यम से भी समझा दिया जाए और चीज़ों को वहीं पे याद कराने का भी प्रयास किया गया है। तो आप इस वीडियो को देखिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।